नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेज हिंडोन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, रीट के लिए हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में बात करने आपके बीच में आए हैं। संस्कृत भाषा का रीट के सिलेबस में, जैसा कि आपको पता है कि 30 नंबर का योगदान होता है। साथियों, 30 नंबर जो है वो किस प्रकार से आपके लिए डिवाइडेड है, और 30 नंबर का जो मैटर है उसमें व्याकरण कितने अंक का है, शिक्षण विधियां कितने अंक की हैं, वो सारी चीजों को चर्चा करते हैं पहले हम लोग। तो देखिए मित्रों, जैसे ही रीट सिलेबस की बात आती है, संस्कृत भाषा की सबसे पहले व्याकरण और उसके बाद शिक्षण विधियां, दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। साथियों, व्याकरण में क्या है और शिक्षण विधियों में क्या है? व्याकरण में आपके हम लोग बेसिक से बात करेंगे, वर्ण की, शब्द की और वाक्य की चर्चा करते हुए हम लोग साहित्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए व्याकरण की बात है तो व्याकरण में वर्ण विचार हुआ, शब्द विचार हुआ, वाक्य विचार हुआ, तीनों की विस्तृत चर्चा आपके बीच में रखी जाएगी। मित्रों, शिक्षण विधियां जो होती है, शिक्षण विधियों में हम लोग गद्य है, पद्य है, नाटक है, चंपू काव्य है, कथा है, आख्यायिका है, इनका हम लोग कैसे शिक्षण कराना चाहिए, श्यामपट्ट कौशल क्या होता है, अध्यापक की जो है कि पढ़ाने की शैली कौन सी होती है, विधियां कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, इनकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे शिक्षण विधियों के अंतर्गत। मित्रों, अब सवाल आता है कि 30 नंबर का जो ये हमारा सिलेबस है वो इन दोनों पार्टों में किस प्रकार डिवाइडेड है। देखिए, 30 नंबर का जो मैटर है उसमें अपन बात करें तो 15 नंबर का तो व्याकरण और 15 नंबर की शिक्षण विधियां। हमारे राजस्थान में जो रीट का एग्जाम होता है उसमें 15 नंबर की व्याकरण और 15 नंबर की शिक्षण विधियां रखी गई हैं, लेकिन इसका रेशो कभी कभार 20:10 में भी हो जाता है। बात करें तो 20 नंबर की व्याकरण हो जाती है और 10 नंबर की आपकी शिक्षण विधियां हो जाती हैं। कभी कभार साथियों ये ऐसे भी होता है कि 25 नंबर की व्याकरण और 5 नंबर का शिक्षण विधियों का पोर्शन होता है। ऐसा अधिकांशतः टेट में देखने को मिलता है। बात करें यूपी टेट की, सी टेट की और अन्य जो टेट जो है कि कंडक्ट होते हैं, उनमें 25+5 का रेशो रखा गया है। अब सवाल आता है हमारे बीच में कि 30 नंबर की जो व्याकरण है उस व्याकरण को हम लोग किस तरीके से समझें, और व्याकरण जो होता है उसकी चर्चा को लेकर जब भाषा की बात आती है तो भाषा में व्याकरण का क्या योगदान है। तो इस व्याकरण की हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा आपके बीच में रखने वाले हैं। संस्कृत भाषा के इस व्याकरण के पठन पाठन के दौरान हम उन विद्यार्थियों का हित भी ध्यान में रखेंगे जिनको संस्कृत छोड़े हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। उन कॉम्पिटिटर्स का हित भी ध्यान में रखा जाएगा जो कॉम्पिटिटर्स लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा हाई लेवल भी हम लोग यहां पे देके चलेंगे। यानी कि बात करें तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। जैसे कि हम बात करें तो आगमन निगमन विधियों की हम बात करेंगे तो आगमन निगमन विधियों के अनुसार भी हम काम करेंगे, और शिक्षण की सारी विधियां जो होती हैं, जहां जोन सी विधि आपकी उपयुक्त तरीके से प्रयोग में लाई जा रही होगी, आपको एट ए टाइम उसकी चर्चा बताई जाएगी कि देखो साथियों, अब हम ये शिक्षण विधि उपयोग में ला रहे हैं। कई जगह हमने देखा है कि संस्कृत के अध्यापक जब संस्कृत की व्याकरण को लेकर बात करते हैं तो वो केवल व्याकरण पर ही चर्चा करते हैं, लेकिन हम साथियों व्याकरण के साथ साथ शिक्षण विधियों का समावेश भी आपको करते हुए चलेंगे, जिससे आपको असल में पता चल जाए कि शिक्षण विधियां जो है वो व्याकरण के लिए किस तरीके से काम में लाई जाती हैं। संधि के दौरान हम जो संधि प्रक्रिया करते हैं तब कौन सा शिक्षण सूत्र और कौन सी विधि काम में लाई जाती है, विच्छेद के दौरान कौन सा लाया जाता है, तो ये समय समय पर जहां हमको लगेगा हम आपको जानकारी अवेलेबल कराएंगे। तो फिलहाल साथियों आगे बढ़ते हैं। हम लोग संस्कृत को भाषा के रूप में अध्ययन करते हैं। संस्कृत जो हमारी भाषा है वो एक वैकल्पिक भाषा है, ऐच्छिक भाषा है, अनिवार्य भाषा नहीं है। बात करें तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट हैं सब में ऐच्छिक भाषाएं अलग अलग होती हैं, और वहां की कंपलसरी लैंग्वेज जो बोलते हैं अनिवार्य भाषा वो अलग अलग होती है। बात करें हम लोग तो राजभाषा के तौर पे हम लोग हिंदी को उपयोग में लाते हैं। हमारे सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी, और हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा से निकल के आई है। तो हम लोग यहां पर जो भाषा है हमारी ये संस्कृत भाषा, इसको हम लोग ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे यहां पे।
और ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन क्यों करेंगे, इसका भी एक सिस्टम है हमारा। देखिए कि एजुकेशन के लगभग 3 स्तर आपके होते हैं। बात करें तो एकेडमिक एजुकेशन में 3 स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए प्राथमिक स्तर आपका होता है, तत्पश्चात उच्च प्राथमिक स्तर होता है, फिर बात करें तो माध्यमिक स्तर होता है, फिर बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर होता है। यदि मैं सीधे तरीके से बात करूं तो सीधी तरीके से बात यह आती है कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। और अवांतर भेदों की चर्चा जब हम लोग शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे तो वहां आपको बिल्कुल बारीकी से बात बताएंगे कि देखिए पहले पूर्व प्राथमिक होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक होता है, फिर इसके बाद उच्च प्राथमिक होता है, फिर बाद में माध्यमिक होता है, फिर उच्च माध्यमिक होता है। तो ऐसे हम विस्तृत जानकारी शिक्षण विधियों के दौरान देंगे। सवाल आता है कि ऐच्छिक विषय के रूप में क्यों पढ़ी जाती है। देखिए मित्रों, हमारे राजस्थान में हम लोग बात करें तो एजुकेशन के लिए जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारा काम करता है, वहां क्लास 6 से लेकर 12th तक संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए मान्यता दी जाती है। अब कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जब विद्यार्थी कार्य करता है, अपनी अध्ययन अध्यापन की क्रिया करता है, तो वहां वो ये मान के चलिए कि तृतीय भाषा के रूप में उसका अध्ययन करता है। और वो एक कैसी विषय है, समझ लो कि वो अनिवार्य विषय है, क्योंकि कक्षा 10 तक के सारे विषय अनिवार्य होते हैं, मान के चलिए आप। अब 10वीं में जब बालक आ जाता है, 10वीं के बाद में जब वो 11वीं क्लास में पहुंचता है, तो उसको संस्कृत भाषा किसके रूप में पढ़नी है, ऐच्छिक भाषा के रूप में। 12वीं क्लास में भी ऐच्छिक भाषा के रूप में। तत्पश्चात बात करें तो हम लोग कॉलेज लाइफ में जब पहुंचेंगे तो वहां भी हमारे लिए ऐच्छिक विषय के रूप में मिलती है संस्कृत। अब सवाल आता है कि ऐच्छिक विषय के रूप में यदि है तो रीट सिलेबस में इसका क्या योगदान है। देखिए मित्रों, रीट सिलेबस में हम लोग बात करते हैं तो लगभग 150 अंक की परीक्षा होती है आपकी। और 150 अंक की परीक्षा में जैसा कि आपको विदित है कि मनोविज्ञान जो होता है, पहला पॉइंट होता है इसका, और मनोविज्ञान में हम लोग बात करेंगे तो वो 30 नंबर की आती है आपकी। दूसरा हम लोग बात करें तो हिंदी जो विषय है वो आपकी कंपलसरी रहती है इसमें, कि पहली लैंग्वेज के रूप में इसको रखा गया है, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी भाषा को रखा गया है, जिसका भी आपका रेशो 30 नंबर का होता है साथियों। तीसरी जो लैंग्वेज है यहां पर संस्कृत भाषा, और तत्पश्चात आपकी अंग्रेजी, यानी कि इसके बाद उर्दू, बात करें पंजाबी, ये भाषाएं होती हैं ऐच्छिक। अब हम लोगों के यहाँ पे ज्यादातर से जो भाषाएं चलती है वो कौन सी चलती है, संस्कृत या अंग्रेजी। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंग्रेजी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है वो तो अंग्रेजी लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंग्रेजी में बिल्कुल ओलम टीटी डम वाली स्थिति है मान के चलिए, तो वो हमारे लिए जो भाषा उपयुक्त मिलाएंगे वो कौन सी भाषा होगी साथियों, संस्कृत भाषा। अब हम लोग संस्कृत की विस्तृत चर्चा आगे लेंगे, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब L1 की जब बात आती है लेवल फर्स्ट की, तो लेवल फर्स्ट में जो ये तीनों चीजें तो सेम रहती हैं L1 L2 में, यहां से आके पोर्शन चेंज बन जाता है। या L1 वालों के लिए जो क्लासिफिकेशन होता है वो गणित का, बात करें तो विज्ञान का, बात करें तो सामाजिक विज्ञान या इसको पर्यावरण बोलते हैं, इनकी चर्चा होती है मिक्सअप, क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन जो विषय है उसमें गणित भी और सामाजिक ज्ञान भी और बात करें तो विज्ञान भी, सब कुछ इसमें समावेशित होता है। अब बात करें साथियों L2, तो L2 में आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान वाला अलग सिस्टम होता है। सामाजिक विज्ञान 60 नंबर की आएगी आपकी विद टीचिंग मेथड। बात करें तो L2 में दूसरा मैथ साइंस, मैथ एंड साइंस ये आपका होता है। तो ऐसे ऐसे आपको सारा सिलेबस पूरा पता ही होगा जहां तक, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपके बीच में चर्चा जारी करेंगे साथियों। तो अभी हमारी जो विषय है वो विषय कौन सा है हमारा, संस्कृत भाषा का विषय है, और संस्कृत भाषा के विषय को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं साथियों। तो अब चर्चा जारी है हमारी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्कृत पद को लेकर और भाषा पद को लेकर। साथियों जो भी जानकारी आपको अवेलेबल कराई जा रही है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक मान के चलिए, और पूरा बेसिक लेके हम चलेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो भी शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं इन दोनों शब्दों का हम लोग मौलिक रूप जान लेते हैं कि आखिरकार इनका मौलिक रूप क्या होना चाहिए। देखिए मित्रों, मौलिक रूप को हम लोग कहते हैं व्युत्पत्ति। क्या कहते हैं साथियों, व्युत्पत्ति। और व्युत्पत्ति शब्द जैसा कि आप जानते हैं वी प्लस उत प्लस पत प्लस कितिन से बना हुआ है। व्युत्पत्ति शब्द में वी उपसर्ग है, उत या उद उपसर्ग है,
पत धातु है प्लस कितिन प्रत्यय है। ये साथियों व्युत्पत्ति पद का हो गया। अब हमें व्युत्पत्ति पद को बाद में सीखना है, फिलहाल हमारी बात तो संस्कृत को लेकर चलनी चाहिए। तो संस्कृत पद की व्युत्पत्ति क्या होनी चाहिए? अब संस्कृत पद की व्युत्पत्ति को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए संस्कृत पद जो है वो शम उपसर्ग प्लस सुट आगम प्लस क्री धातु प्लस क्यत प्रत्यय। साथियों सम उपसर्ग हो गया, सुट आगम हो गया, क्री धातु हो गई और क्यत प्रत्यय हो गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन बन जाता है कि हम तो पहले ये नहीं जानते साहब की उपसर्ग क्या है, हमको ये नहीं पता कि आगम क्या है, नहीं जानते कि धातु क्या है और नहीं पता कि प्रत्यय क्या है। चारों जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं ये व्याकरण के कुछ अंग होते हैं साथियों। अब हमें उपसर्ग के बारे में भी आपको जानकारी देनी है, आगम के बारे में भी बताना है, धातु के बारे में बताना है, प्रत्यय के बारे में भी आपको बताना है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग बारीकी से जब हमारा व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा तब चर्चा करेंगे। साथियों सम उपसर्ग हो गया, सुट आगम हो गया, क्री धातु हो गई, क्यत प्रत्यय हो गया। तो सम को हमने देखिए एज इट इज ले लिया नीचे। अब सुट जो है साथियों, इस सुट में क्या क्या है देख लें एक बार आप। सुट में देखिए सा प्लस ऊ प्लस टा। सुट में सा के साथ ऊ लगा हुआ है और टा में हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही इसके अलावा क्री धातु है, इसको हम एज इट इज लेंगे। और क्यत को लेके हम बात कर रहे हैं तो क्यत में आधा का है साथियों और इसके साथ ता भी लगा हुआ है। अब हम लोग बात करें कि इसमें से उपयोग में कौन आएगा हमारे सामने। अब देखिए संस्कृत पद में केवल सा है, सुट नहीं है। तो देखिए मित्रों सुट में से हमको केवल सा को काम में लेना है, टा को हटा देना है, ऊ को हटा देना है। और जब हम लोग टा को हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए, ऊ को हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए एक प्रकरण होता है व्याकरण में जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में साथियों सूत्र होते हैं जिनका नाम है इत संज्ञक सूत्र। और इत संज्ञक सूत्र साथियों हमसे बात करते हैं कि जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, बात करें तो जिनकी हमें जरूरत नहीं है, बात करें तो जो हमारे लिए काम के नहीं है, उन वर्णों को कई बार वो प्रातिपदिक में पीछे होते हैं, कई बार वो आगे होते हैं, कई बार वो मात्रा के रूप में होते हैं, तो उनको हम लोग हटा देते हैं और हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इत संज्ञा। तो साथियों इत संज्ञक सूत्रों में यदि मैं बात करूं तो लगभग 6 इत संज्ञक सूत्र हमारे हैं जिनकी चर्चा हम विस्तृत करेंगे आगे चल के। फिलहाल आप दिमाग में रखिए जो मैं बोल रहा हूं कि इसमें एक सूत्र आपका काम में लिया जाएगा, उस सूत्र का नाम है, यहां पर सूत्र काम करेगा जिसका नाम है हलंत्यम। कौन सा सूत्र है साथियों? हलंत्यम सूत्र काम करेगा। और हलंत्यम सूत्र से हमारे लिए एक उपदेश होता है कि अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा कर दी जाए। तो साथियों टा में हलंत लगा हुआ है, हलंत्यम आएगा, काम करेगा यहां पे आगे, अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा करेगा। दैट्स ऑल। इसके बाद में क्या होगा, जो इत संज्ञक वर्ण जो हमारे सामने यहां पे पढ़ा हुआ होगा उसको एक सूत्र आएगा तस्य लोप है जो उसका लोप कर देगा। तस्य लोप सूत्र जो होता है वो इत संज्ञक वर्णों का लोप करता है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला सवाल बन जाता है कि उ की इत संज्ञा कौन करेगा। तो साथियों इसके सामने हम एक नया सूत्र कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत, ये वाला सूत्र आता है साथियों। ये किसी भी आदेश में, किसी भी उपदेश में जहां अंतिम स्वर हो या अनुनासिक ध्वनि हो, यह कहता है सूत्र हमसे उपदेश अवस्था में अंतिम स्वर या अनुनासिक ध्वनि कहीं भी आती है और वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है तो उसकी एक संज्ञा करता है। साथ में इनके तस्य लोप है, प्रॉपर काम करता रहता है। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा कि इत संज्ञक सूत्रों की संख्या 6 है, तो 6 इत संज्ञक सूत्रों में जो जो कार्य होंगे, जो जो उपदेश होंगे, तस्य लोप है उनके साथ प्रॉपर काम करेगा। ठीक है मित्रों, अब हमारे सामने जो बात निकल के आती है साथियों, वो कौन सी बात निकल के आई? वो बात निकल के आएगी सम के बाद क्या बचा? सा बच गया। तो सम ले लिया हमने ऊपर उपसर्ग का,
सुट में से हमने सा को काम में ले लिया क्योंकि टा और ऊ की हमने संज्ञा कर दी है और जिनसे हुई है वो सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। अब सवाल आता है कि देखिए इसमें क्री ज्यों का त्यों है, तो हम लोग आगे क्री को भी ले लेते हैं क्योंकि क्री धातु का पद जो है वो ज्यों के त्यों ले लिया। अब सवाल आता है हमारा यहां चलकर, यहां सवाल कैसे आता है देखिए मित्रों, सवाल है हमारा कि इस क्यत प्रत्यय में जो आधा का है उसको हटाने के लिए किसको काम में लिया जाएगा। मित्रों यहां एक सूत्र आता है जिसका नाम है लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते, ये वाला सूत्र लसक्व तद्धिते सूत्र जो है वो क्या कहता है साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूं। ये हो जाएगा लसकु प्लस अतद्धिते। जो सूत्र ऊपर लिखा हुआ है वो आपका संधि पद है और नीचे हमने इसका विच्छेद लिख दिया और विच्छेद में दो चीजें हमारे सामने निकल के आई, एक तरफ लसकु निकल के आया और एक तरफ क्या निकल के आया हमारा अतद्धिते। तो साथियों हमारा सवाल बन जाता है कि लसकु का मतलब क्या है। लसकु का मतलब है कि किसी भी कृदंत प्रत्यय में, मैं बात कर रहा हूं साथियों कृदंत प्रत्यय की, क्यों बात कर रहा हूं कृदंत की वो मैं बताऊंगा आपके लिए। किसी भी कृदंत प्रत्यय में आगे, कहां आगे आधा ला हो, तालव्य सा हो, बात करें तो क वर्ग का कोई भी वर्ण क्यों ना हो। मैंने पहले ही बोल दिया साथियों कौन से प्रत्यय में, कृदंत में। क्यों बोला है मैंने कृदंत में, क्योंकि पीछे हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है अतद्धिते। इस शब्द को हम थोड़ा एक्सप्लेन करें आपके लिए, देखिए ये लिखा हुआ ना अतद्धिते, अतद्धिते हमसे क्या कह रहा है, आ प्लस तद्धिते। आ माने नहीं और तद्धिते मीन्स तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में, यानी कि इस शब्द ने हमसे ये व्याख्या करके दी है। अतद्धिते का मीन्स हो गया यानी कि तद्धित प्रत्यय में नहीं। तद्धित प्रत्यय में नहीं तो कौन से प्रत्यय में साथियों, अब जवाब हमारा वही आ जाएगा जो मैंने बोला, कृदंत प्रत्यय में। और कृदंत प्रत्यय में ये वाले जो वर्ण है कहां होने चाहिए, आगे होने चाहिए। यदि कृदंत प्रत्यय में ला आधा मिलता है, तालव्य शा आधा मिलता है, बात करें तो क वर्ग का कोई वर्ण मिलता है, तो निश्चित मान लेना साथियों उनकी ये क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। और इत संज्ञा करेगा तो तत् से लोप आएगा, इसका लोप कर देगा तो साथियों लोपोपरांत, लोपोपरांत हमारे सामने केवल एक वर्ण निकल कर आता है जिसका नाम है ता। तो साथियों यहां पे हम लोग ता वर्ण के बारे में भी बात कर लेते हैं। और ता वर्ण के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये ता हो गया आपका, तो हमारा पद बन गया सम प्लस सा प्लस क्री प्लस ता। और जब हमारा पद ये बन जाता है तो साथियों मैं इसको एक बार ऐसे लिख रहा हूं और फिर समझाऊंगा, देखिए कैसे। सम के मा में जो हलंत लगा हुआ था, हमारे सामने एक सूत्र आता है व्याकरण में मो अनुस्वारम, और मो अनुस्वारम सूत्र व्याकरण में संधि के दौरान हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों मां के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो मां का अनुस्वार हो जाता है, और मां का अनुस्वार हो जाता है तो सा के ऊपर हमने अनुस्वार अंकित कर दिया। सा जो है हमने ज्यों का त्यों रख दिया, क्री धातु का है वो यों का त्यों ले लिया, ता जो है वो क्यत प्रत्यय से निकल के आया, तो साथियों कौन सा पद बन गया, संस्कृत पद बन गया। कौन सा पद बन गया, संस्कृत पद बन गया। अब यदि हमारा संस्कृत पद बन गया है तो अब हमारे सामने एक अच्छा सा सवाल बन जाता है कि इसमें लिंग कौन सा है, इसका लिंग कौन सा है। और यदि हमें इसके लिंग के बारे में पता करना है तो यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल बन जाता है। मित्रों ध्यान रखने की बात है कि जब लोग व्याकरण पढ़ने बैठते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह हो जाता है कि शब्द पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का है। उनको यह समझने में बड़ी असुविधा रहती है। तो उस असुविधा से बचने के लिए हम आपको एक थोड़ा सा टाइटल बताते हैं यहां पर कि जिन वर्णों के पीछे शब्द में जो वर्ण अंतिम है उन वर्णों में यदि छोटे आ की मात्रा लगी हुई है तो निश्चित मान लेना वो शब्द आपका अकारांत हो गया। और अकारांत हो गया तो अकारांत शब्द जितने भी हैं लगभग वो पुल्लिंग में रखे जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह भी है कि क्यत प्रत्यांत जो भी शब्द आपके होते हैं वो तीनों लिंगों में रूप बनाते हैं। और तीनों लिंगों में यदि रूप बनाते हैं साथियों तो देखिए यहां पे संस्कृत पद पुल्लिंग का हो गया इस नाते,
स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो संस्कृत पद में हम लोग टाप जोड़ेंगे तो संस्कृता बन जाएगा, और नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो संस्कृत में अम जोड़ेंगे तो संस्कृतम नपुंसक लिंग का पद बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखें आप लोग, मैं आपके सामने लिखे देता हूं। नंबर 1 संस्कृतम पद जो है, संस्कृत पद जो है ये तो हो गया साथियों पुल्लिंग का। दूसरा हम लोग बात करें संस्कृता, ये पद हो गया स्त्रीलिंग का। और तीसरा हम पद आपके सामने लिखते हैं साथियों संस्कृतम, ये पद हो गया नपुंसक लिंग का। अब आप लोग सोचेंगे कि यहां पर तीनों लिंगों को व्याख्या करने की क्या जरूरत थी, तो साथियों जरूरत है। क्या जरूरत है? देखिए जरूरत यहां पे इस चीज की है कि जब हमारे पेपर में ऐसा सवाल हमारे सामने आएगा कि संस्कृत पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आपके सामने एक समस्या न बने, इसलिए मैंने आपको ये पूरी बातें बता के दी हैं। क्योंकि यहां इन तीनों पदों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आपका क्यत प्रत्यय। और क्यत प्रत्यय जो है वो पीएसएन तीनों रूप बनाकर हमारे लिए दे रहा है। पीएसएन से मतलब आप जान गए होंगे, पी फोर पुल्लिंग, एस फोर स्त्रीलिंग, एन फोर नपुंसक लिंग। ये हम लोग शॉर्टकट कीवर्ड है हमारे, जिनको हम लोग लेके बात करेंगे। साथियों संस्कृत पद में पुल्लिंग हो गया। प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय? क्यत। क्लियर लिखा हुआ है बोर्ड पर, देख लें आप लोग। संस्कृता की बात करें तो आप लोग नहीं सोचे कि मां में ता में आ की मात्रा आ रही है, और यदि दीर्घ आ की मात्रा आ रही है तो आप लोग ऐसा भी विवेक दिमाग में रख लें कि ये पद निश्चित रूप से आकारांत है, और आकारांत पद स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन मौलिक पद की बात करेंगे तो इसमें क्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्यत प्रत्यांत स्त्रीवाची पद हो गया। अम जुड़ा होता है तो ये भी बात हमें पता है, नहीं पता है तो बता रहा हूं कि जिन शब्दों में अम जुड़ा होता है पीछे, जैसे बनम, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, काननम, तो अम जुड़ा हुआ है सब में। साथियों अम जुड़ा हुआ है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कलमम, मम जोड़ दिया तो मम नहीं है, ये कलम शब्द है उसमें अम जुड़ रहा है, कलमम हो गया। तो अम जिसमें जुड़ा होता है वो नपुंसक लिंग का पद होता है। दैट्स ऑल। अब हमारे सामने यहां तक की बात क्लियर हो गई कि संस्कृत पद में उत्पत्ति की बात करें तो सम उपसर्ग हो गया, सुट आगम हो गया, क्री धातु हो गई, क्यत प्रत्यय हो गया। हमने आपके सामने आगम लिखा हुआ है, तो आगम क्या होता है ये बात भी हमको सीखनी है, लेकिन इसको हम आगे चल के सीखेंगे जब संधि प्रक्रिया कर रहे होंगे। संधि प्रक्रिया में आदेश और आगम दो चीजें हमारे साथ साथ काम करेंगी, तो हम लोग आगम के बारे में भी और आदेश के बारे में संधि प्रक्रिया में बात करेंगे साथियों। ठीक है, आगे आप देखिए धातु क्रिय है। धातु के बारे में क्या होता है, तो धातु कितने प्रकार की होती है बात करूं तो देखो, परस्मैपदी धातु होती है, आत्मनेपदी धातु होती है, उभयपदी धातु होती है। जब व्याकरण में हम धातु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे आपके लिए। प्रत्यय की बात करें साथियों तो प्रत्यय लगभग 5 प्रकार के होते हैं। महर्षि पाणिनि नाम के एक आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, उन्होंने 5 प्रकार के प्रत्ययों का विवेक बताया हमारे लिए। तो प्रत्यय 5 होते हैं, जबकि कई साथी सुन के एकदम भौचक्के रह गए होंगे कि प्रत्यय तो 3 होते हैं, मास्टर गलत पढ़ा रहा है। नहीं मित्रों, प्रत्यय 3 होते हैं, ये बेसिक बात है, लेकिन मौलिक बात की बात करें तो प्रत्यय 5 होते हैं। और 5 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग प्रत्यय प्रकरण के दौरान बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आपने आज तक संस्कृत को बेसिक रूप में पढ़ा है। मैं आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल टॉप से बॉटम की तरफ हम चलेंगे, और बॉटम से बिल्कुल कहां की तरफ चलेंगे, टॉप की तरफ, मतलब 0 लेवल लेके चल रहा हूं मैं आपके लिए। और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हां कुछ अलग है, मेरे कहने से क्या होता है वो खुद आप देख लेंगे। साथियों आगे हमारे सामने एक चर्चा जारी करें हम लोग, तो देखिए संस्कृत पद हमारा तैयार हो गया। संस्कृत पद में लिंग पूछ सकता है, तो तीनों लिंग हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हमारे सामने एक शब्द आते हैं, ये लसक उत्तरदित्य क्या है, ये हलंत्यम क्या है, उपदेश क्या है। चर्चा में कर चुका हूं कि इसकी चर्चा हम लोग संज्ञा प्रकरण में करेंगे। अब हम संस्कृत पद की और अन्य बातें जानकारी में लाते हैं एक बार, कि संस्कृत पद के लिए और विशेष क्या क्या है। साथियों अब हमारे सामने सवाल आ जाता है कि संस्कृत भाषा की जो परिभाषा है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, वो क्या होता है। अब हम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के बारे में सवाल आपके सामने रखते हैं। संस्कृत का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ,
व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या होता है? व्युत्पत्ति लभ्य का मतलब क्या हो गया कि संस्कृत पद में जो जो पद आपके दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछली जानकारी आपके सामने शेयर करी थी, उसमें उपसर्ग प्रत्यय धातु सबके बारे में आपको बताया था, तो उनसे हमारा क्या अर्थ बनकर आता है। तो इसका जो अर्थ बनकर आता है उसको बात करें तो सबसे पहले देखिए, संस्कारित करना। दूसरा हम बात करें संस्कार प्रदान करना। तीसरा हम बात करें त्रुटि रहित परिष्कृत परिमार्जित पूर्ण रूपेण शुद्ध। मित्रों, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, इसमें सबसे मेन बात आती है कि संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित करना और संस्कार प्रदान करना। संस्कृत भाषा को सनातन धर्म की प्राचीनतम भाषा की संज्ञा मिली है। संस्कृत भाषा सनातन धर्म की सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। साथियों, सनातन धर्म किसी धर्म विशेष का धर्म नहीं होता, सनातन सबका धर्म होता है। बात करें तो जैसे समाज की परिभाषा किसी एक जाति से नहीं पूरी होती, ठीक वैसे ही सनातन धर्म जो है वो पूरे विश्व का धर्म माना गया है। बात करें तो विश्व में जब मानव नाम का कोई जीव आया, तो मानव नाम का कोई अस्तित्व प्रकट हुआ, तो समझ लो वहां से जो धर्म पैदा हुआ है उसका नाम सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में क्लियरली ये बातें बताई गई हैं कि संस्कृत भाषा आपकी संस्कारित करने वाली भाषा है, संस्कार प्रदान करने वाली भाषा है, त्रुटि रहित भाषा है, परिष्कृत है, परमार्जित है और पूर्ण रूपेण शुद्ध है। अब इसकी एक परिभाषा बन जाती है। साथियों, परिभाषा क्या बनती है देखियो। अब परिभाषा में आपके सामने इन्हीं शब्दों से हम एक पूरा वाक्यांश लिख के देते हैं आपके लिए। तो वाक्यांश हमारा बन के आता है, या भाषा पूर्ण रूपेण शुद्धा परिष्कृता परिमार्जिता त्रुटि रहता च सा भाषा संस्कृत भाषा। ये हमारे सामने इसकी एक परिभाषा तैयार हो जाती है कि जो भाषा पूर्ण रूपेण शुद्ध है, परिष्कृत है, परमार्जित है, त्रुटि रहित है, उस भाषा को क्या नाम दिया गया है साथियों? संस्कृत भाषा नाम दिया गया है। अब इस परिभाषा से एक सवाल हमारे सामने आ जाता है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टेट से रिलेटेड परीक्षाएं जहां जहां हुई हैं उनमें यह सवाल कई बार आपके सामने आया है। साथियों, बात करूं तो सीटेट में हम लोग बात करें, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन की चर्चा आपके बीच रखता हूं। क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषाया विशेषता नास्ति। ये क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषाया विशेषता नास्ति। इस क्वेश्चन में तीन शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषाया विशेषता नास्ति। साथियों देखना आप एक बार, यहां मैं विकल्प लिख रहा हूं और विकल्प में आपको सही जवाब क्या है वो चयन करना है एक बार।
ऑप्शन में है पूर्ण रूपेण शुद्धा, बी में है परिष्कृता, सी में है परिमार्जिता और डी में है साथियों त्रुटि सहिता। तो मैं जानना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि इस प्रश्न से आपका जो जवाब है वो सही जवाब क्या निकल के आना चाहिए। साथियों, जब हम लोग परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने बैठते हैं तो हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइम के विशेष ध्यान रखने की स्थिति में हम लोग जो बातें हमको जाननी चाहिए, जिस बात पे हमको विचार करना चाहिए, उसको हम लोग नहीं कर पाते। प्रश्न को हम लोग जल्दी में पढ़ते हैं, कुछ समझ में आता है और जवाब कुछ दे देते हैं। तो संस्कृत में आप लोग ध्यान रखें कि जब प्रश्न में नास्ति जुड़ा हुआ हो, यानी कि इस तरीके से, तो नास्ति का मतलब होता है नहीं है। प्रश्न में एक विकल्प ऐसा है जो कि उसका जवाब नहीं है। अब देखिए परिभाषा आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। इस परिभाषा को जब आप सीखेंगे तो प्रश्न को भी आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये अस्थि पूछ रहा है या नास्ति पूछ रहा है। यदि अस्थि पूछ रहा है तो इसका मतलब कई सारी विशेषताएं दे रखी है, एक नास्ति पूछ रहा है तो कई सारी तो विशेषता हैं, एक विशेषता नहीं है, ऐसी स्थिति रहेगी। तो आप देखिए संस्कृत भाषा विशेषता नास्ति, इसका मतलब तीन तो दे रखी है विशेषताएं, एक कोई विशेषता नहीं है। तो एक ऑप्शन यहां पे कौन सा जो है कि वो गलत है, उसको आपको निकाल के रखना है। फिर से देखो सर, एक बार फिर से कि यह भाषा पूर्ण रूपेण शुद्धा, तो नंबर एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरा मैंने लिखा परिष्कृता, तीसरा मैंने लिखा परिमार्जिता, चौथी विशेषता मैंने लिखी त्रुटि रहिता। तो साथियों देखो पूर्ण रूपेण शुद्धा आपके सामने लिखा हुआ है, परिमार्जिता भी लिखा हुआ है, परिष्कृता भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर त्रुटि रहता है और यहां पर त्रुटि सहिता है। और यदि यहां पर त्रुटि सहिता है साथियों, तो निश्चित रूप से आपको इसका विवेक रखना है कि ये ऑप्शन इसमें से अलग जाएगा। आपके सामने मैं जब भी इस भाषा की बातें लेकर आऊंगा बार बार, तो जहां से प्रश्न जो बन सकता है उस प्रश्न की प्रॉपर जानकारी भी आपको देता चलूंगा। कब और किस परीक्षा में किस तरीके से पूछा गया है उसकी जानकारी आपको बखूबी तरीके से देता रहूंगा मैं आपको। अब हमारा सवाल है कि संस्कृत पद जो है, संस्कृत पद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया आपका। शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें, ये तो परिभाषा हो गई इसकी। शाब्दिक अर्थ में सवाल हमारा आता है सम प्लस कृत, और सम प्लस कृत, सम माने होता है अच्छा या भली प्रकार, और कृत माने किया हुआ। तो शाब्दिक अर्थ में बात निकल के आती है भली प्रकार से सोच समझकर किया गया कोई कार्य। भली प्रकार से सोच समझकर किया गया कोई कार्य, यह संस्कृत पद का शाब्दिक अर्थ होता है। अब साथियों मैंने कई चीजें लिखी हैं, भली प्रकार से सोच समझकर किया गया कोई कार्य। मित्रों आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्र है भारतवर्ष, वो ऋषियों की तपोभूमि रही है, और साथियों ऋषि मुनियों ने सारे कार्य सोच समझकर किए हैं। उन्होंने हमेशा सही गलत का निर्णय लेकर कोई कार्य किए हैं। तो साथियों संस्कृत का व्याकरण जब हमें लिखना पड़ा, हमें मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने लिखने की तब सोची, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं हमसे गलती नहीं हो जाए। गलती नहीं हो जाए तो किन किन चीजों का ध्यान रखा उन्होंने। सबसे पहले ध्यान रखा कि संस्कृत में साधुता की बात आनी चाहिए। साधुता मतलब है कि कोई भी गलती नहीं हो, सारी गलतियां दूर हो जाए। और सारी गलतियां दूर हो जाए तो गलतियों को दूर करने के लिए किसकी रचना करनी पड़ी उन्हें, व्याकरण की। तो साथियों साधुता का ध्यान रखा, त्रुटियों का सुधार करने के लिए उन्होंने प्रयास किया,
त्रुटियां नहीं रह जाएं ऐसा प्रयास उन्होंने किया। तो ये सोच समझकर करने वाली बात आ गई साथियों। कहने का मतलब संस्कृत भाषा में जो भी कार्य किए गए हैं वो साधुता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, कि कमी नहीं रह जाए, कोई भी गलतियां नहीं हो जाए कोई भी। शब्दों का अनुशासन ध्यान में रखा गया है, शब्दों का अनुशासन रखा गया है। और शब्दों का अनुशासन यदि रखा गया है तो शब्द का अनुशासन क्या होना चाहिए? अनुशासन से आशय क्या है? अनुशासन से आशय है कि गलत शब्द है तो उसको गलत में, और सही शब्द क्या है उसका सही। गलत और सही का निर्णय करने के लिए हम लोग ऐसा कोई शास्त्र आपके बीच में रखें तो जरूरत किसकी हुई साथियों? व्याकरण की। तो व्याकरण के लिए सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि व्याकरण लिखा किसने, व्याकरण में कौन कौन से मुनि आपके आए, किस मुनि ने कौन सा मत दिया, ये पाणिनि कौन था, पतंजलि कौन था, बररुचि कात्यायन कौन था। साथियों इन चीजों की चर्चा हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमने दो चीजों से अपनी फाइल खोल के चली है, संस्कृत पद से और भाषा पद से। तो संस्कृत पद के बारे में जो जानकारी हम आपको दे सकते थे वो अभी इतनी जानकारी आपके सामने रखी है। अब हम भाषा शब्द को लेकर बात करते हैं। देखिए साथियों अगले पेज पे आप आ जाओ। नेक्स्ट हमारे सामने एक शब्द है भाषा। अब भाषा शब्द क्या होता है साथियों? भाषा शब्द जो है उसकी भी उत्पत्ति के बारे में मैं बात करूं तो ये भास धातु के साथ अच प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भास्तु धातु है और अच क्या है साथियों? प्रत्यय। भास धातु अच प्रत्यय मिलके पद बनता है आपका भास। और भास का मतलब क्या होता है साथियों? भास का मतलब वाची, भास का मतलब वक्तायाम। ये भास पद के शाब्दिक अर्थ हो गए। सवाल मेरा फिर से आपके बीच में कि भाषा शब्द जो है वो कहां से निकल के आया है? अभी तो भास धातु हमारे सामने आई और भास धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय आ गया साथियों? अच प्रत्यय आ गया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी जो यहां पे जुड़ी हुई है उससे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि क्रिया के साथ में जो प्रत्यय विधान करते हैं उनको कृदंत बोलते हैं। क्रिया का मतलब धातु। और धातु में जब कोई प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो उसको कृदंत की संज्ञा मिलती है। यद्यपि वो कृदंत पद जब स्त्री में जाएगा तो वो पहले अपना पद होगा, पद, और पद जब होगा तभी वो स्त्री का रूप लेगा। याद करें तो अकारांत पद को टाप प्रत्यय से आकारांत बना देते हैं, इकारांत बना देते हैं। तो ये स्त्री प्रत्ययों का अलग भेद अभेद है, वहां हम जब चर्चा करेंगे तो आपको बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे भी। फिलहाल आप समझिए कि भास धातु में अच जोड़ा तो भास बना, और भास का मतलब हो गया बाची माने कहना, और वक्तायाम का मतलब विचारा धीन रहना, विचारों का आदान प्रदान करना। बाची माने साथियों क्या हो गया? कहना, और वक्तायाम का मतलब क्या हो गया? विचारों का आदान प्रदान करना। तो मित्रों ध्यान से समझने का विषय है कि ये तो केवल भाष के ही अर्थ हुए हैं। अब भाषा की बात तो अधूरी रह गई, एक बार इसको पूरा कर लीजिए। हम लोग भाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों भाष जो पद है आपका, ये भाष पद है। सबसे पहला सवाल भाष क्या है यहां पर? पद। पद कब होता है कोई? जब किसी धातु में कोई प्रत्यय आके जुड़ जाए और वो उसकी रचना कर दे तो वो पद बन जाता है, बशर्ते उस पद के रूप होने चाहिए। वो पद जब तक शब्द रहता है जब तक रूप नहीं होते, और वो पद जब बन जाता है जब उस शब्द के रूप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रूप मतलब सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में जब कोई शब्द अपने रूप चलाने लग जाए। जैसे राम शब्द की बात करें तो राम है, रामहु रामः, रामम रामहु रामान, ऐसे करके हम बात करेंगे तो साथियों वो राम शब्द के क्या बन गए? पद बन गए। तो भाष पद में हम लोग टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, और टाप एक स्त्री प्रत्यय है। मित्रों याद रखना यहां पर ये जो प्रत्यय है वो तो आपका कौन सा है? कृदंत। कृदंत। और ये जो प्रत्यय है वो कौन सा है? स्त्री।
ये कृदंत प्रत्यय है, कृदंत का मतलब हो गया कृत प्लस अंत, ये कृदंत हो गया, और ये हो गया आपका स्त्री। और स्त्री प्रत्यय यदि है आपका ये, तो स्त्री प्रत्यय का मतलब हो गया कि किसी अकारांत शब्द में दीर्घ आ का मात्रा लगा के हम लोग जो पद बनाएंगे वो आपका स्त्रीवाची पद होगा। और भाष में टाप जोड़ा, टाप में से क्या निकल के आना है साथियों, थोड़ा सा समझ लें आप। टाप में आपका टा प्लस आ प्लस पा है। जैसा कि अभी पीछे मैंने एक बात करी थी कि हम लोग संज्ञा प्रकट पढ़ेंगे, वहां वर्णों को जो हमारे काम के वर्ण नहीं होते उनको हटाने करने के लिए हम लोग सूत्र काम में लेते हैं, उनको एक संज्ञक सूत्रों की संज्ञा दी जाती है साथियों। तो यहां पर हम लोग पा को हटाएंगे किससे, हलंत्यम से, ता को हटाएंगे किससे, चूटू से। ये दोनों सूत्र जब यहां पर काम कर देंगे तो हमारे सामने जो वर्ड बनेगा निकलेगा वो कौन सा आ जाएगा, आ। और जब हम लोग भाष में आ जोड़ेंगे साथियों तो हमारे सामने नया नाम निकल के आता है भाषा। भाष प्लस आ, यहां पर हम लोग दीर्घ संधि का नियम लगाएंगे। अका सवर्णे दीर्घ नियम से जब हम बात करेंगे तो आ के परे छोटा आ हो तो बड़ा आ हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो साथियों ये भाषा पद बन गया। अब सवाल बनता है कि भाषा का मतलब क्या है और भाषा का जन्म कैसे होता है। क्या भाषा जन्म से भाषा के रूप में निकल के आती है या कुछ और होती है। अब सवाल यह है हमारा, इसको सीखने से पहले मैं थोड़ा सा परिभाषा को लेकर बात आपके बीच में रखता हूं कि भाषा शब्द की परिभाषा क्या है, भाषा की मुख्य विशेषता क्या है। सबसे पहले भाषा का मतलब है विचारा व्यक्ति। विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति। एक सेकंड फिर से देखिए, विचार अभिव्यक्ति। पहला बिंदु, भाषा का पहला बिंदु क्या है, विचार अभिव्यक्ति होती है भाषा। भाषा का दूसरा बिंदु होता है साथियों विचारों का संप्रेषण। तीसरा बिंदु, इसी को हम लोग थोड़ा सा अलग शब्दों में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान। चौथा बिंदु हम लोग कहें तो भाषा जो है हमारी मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को प्रकट करने का माध्यम, प्रकट करने का माध्यम। जो होता है उसे भाषा कहते हैं। साथियों सवाल है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। विचार अभिव्यक्ति शब्द आ जाए तो समझ लेना क्या है, भाषा है। विचारों का संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है साथियों आदान प्रदान। ये एक ही सेंस है, संप्रेषण और आदान प्रदान एक ही बात है। मनुष्य के मस्तिष्क मंडल में जो भी आपके विचार उठते हैं उनको व्यक्त करने की जो अवूति होती है उसको बोलते हैं क्या, भाषा। ये तो भाषा की परिभाषा हो गई। अब हम लोग बात करें तो भाषा का जो स्वरूप होता है वो क्या है, भाषा किस स्वरूप में मिल सकती है। भाषा के दो स्वरूप होते हैं साथियों। दो स्वरूप कौन कौन से, एक तो स्वरूप हो गया ध्वन्यात्मक और एक स्वरूप हो गया लिप्यात्मक। यह सवाल अपने आप में विशेषता रखता है अपनी
कि भाषा दो स्वरूपों में प्राप्त होती है। मैं आपके सामने केवल बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, इसका मतलब भाषा का कौन सा स्वरूप है? ध्वन्यात्मक। मैं बोल रहा हूं, साथ साथ लिख के भी दे रहा हूं आपको, तो लिखना, लिपिबद्ध करना, अक्षरों की बनावट सहित, शब्दों की बनावट सहित वाक्य रचना करते हुए किसी चीज को हमारे सामने प्रकट करना, यह लिप्यात्मक रूप हो गया। सवाल शिक्षण विधि का है साथियों कि भाषा के कितने स्वरूप होते हैं? तो दो, एक तो हो गया लिप्यात्मक स्वरूप, एक हो गया ध्वन्यात्मक स्वरूप। साथियों यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि हम कोई भी भाषा जब अर्न करने जाते हैं, भाषा एक अर्जित साधन है, ध्यान रखना, अर्जित संपत्ति है। भाषा विरासत में नहीं मिलती है साथियों। ऐसा नहीं है कि हमारे पापा जी अंग्रेजी बोलते थे तो हमें अंग्रेजी विरासत मिली है, नहीं साहब, बोलनी पड़ेगी, हम तो अंग्रेजी के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है साथियों कि हम लोग संस्कृत भाषा बोलते आए हैं और संस्कृत ही बोलते रहे, नहीं, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो उर्दू भी सीख सकते हैं, चाहे तो फारसी भी सीख सकते हैं, चाहे तो यूनानी सीख सकते हैं, चीनी जापानी भी सीख सकते हैं, हिंदी भी सीख सकते हैं, संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित, पैतृक नहीं है मित्रों, याद रखना, विरासत में नहीं मिली है। हम चाहें तो एक व्यक्ति अनेक भाषाएं सीख सकता है। अब इस दो स्वरूप जो मैंने आपके सामने प्रकट किए हैं, इन दोनों स्वरूपों से शिक्षण के कुछ नियम निकल के आते हैं। सवाल बन जाता है हमारा कि किसी भाषा के लिए जो मुख्य पायदान होते हैं सीखने के, उनको अपन शिक्षण सूत्र बोलते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? भाषा के कौशल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौशलों की चर्चा, शिक्षण सूत्रों की चर्चा हम लोग शिक्षण विधियों के दौरान करेंगे, तो इस टॉपिक को थोड़ा यहीं विराम देंगे हम। अब हम चर्चा करते हैं इसमें आगे जो कुछ नया मिल सकता है उसकी। तो सबसे पहले देखिए साथियों, भाषा जो है भाषा में हम लोग बात करें तो संस्कृत भाषा की जो प्रकृति है वो कैसी है? सवाल है हमारा, भाषा में संस्कृत भाषा की प्रकृति कैसी है? प्रकृति मतलब संस्कृत भाषा का व्यवहार कैसा है, संस्कृत भाषा को बोलचाल के दौरान कैसे प्रयोग में लाया जाता है, लिखने के दौरान कैसे प्रयोग में लाया जाता है, क्या जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, क्या जैसी लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है, यह हो गया भाषा की प्रकृति। तो सवाल हमारा बन जाता है साथियों कि संस्कृत भाषा जो है वो संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? संश्लिष्ट भाषा है। और संश्लिष्ट किसे कहते हैं साथियों? संश्लिष्ट का मतलब हो गया, सम उपसर्ग हो गया यहां पर, और श्लिष धातु हो गई, और क्यत प्रत्यय हो गया। सम धन श्लिष धन क्यत, ये इसकी संश्लिष्ट पद की उत्पत्ति हो गई, सम प्लस श्लिष धन क्यत। अब सम प्लस श्लिष धन क्यत है तो साथियों ये संश्लिष्ट पद बन जाता है, और संश्लिष्ट पद यदि ये बन जाता है तो संश्लिष्ट का मतलब होता है भली प्रकार से चिपका हुआ, चिपकना, जुड़े रहना, ये दोनों अर्थ निकल कर आते हैं संश्लिष्ट के। मतलब सीधा हो गया हमारे सामने क्लियर कि संश्लिष्ट पद का मतलब है कि जो भाषा पूरी तरह से जुड़ जुड़ के बनी हो, चिपक चिपक के बनी हो, जहां वर्णों और मात्राओं के समावेश से लिखी गई हो। संश्लिष्ट पद को अगर मैं दूसरी चीज में लिखना चाहूं तो एक नया शब्द भी इसके लिए प्रयोग में ला सकता हूं कि ये योगात्मक भाषा भी है। कैसी भाषा है साथियों? योगात्मक। संस्कृत भाषा संश्लिष्ट भी है, संस्कृत भाषा योगात्मक भी है। अब योगात्मक कैसे है देखिए, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा विद्या प्लस अर्थी, मैंने लिखा हित प्लस उपदेश, विद्या एक संज्ञा पद है, अर्थी भी एक संज्ञा पद है, हित और उपदेश ये भी अपने आप में संज्ञा पद है साथियों। तो हम लोग इसको योगात्मक रूप कैसे देंगे?
तो अभी हम लोग बात करें कि भाषा जो होती है उसका व्याकरण भी होता है। तो व्याकरण में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत जब बात करेंगे तो वहां पर संधि आती है दीर्घ, और दीर्घ संधि का नियम है अकह सवर्णे दीर्घ। तो इस नियम को जब हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर तो दीर्घ आका ह्रस्व से मेल होगा और नया पद हमारा बन के आएगा कौन सा? विद्यार्थी। तो याद रखो मित्रों, एक स्वरूप तो ये हो गया भाषा का कि विद्या अलग थी, अर्थी अलग था, दोनों ने मिला के क्या बना दिया? विद्यार्थी बना दिया। तो ये भाषा का संश्लिष्ट या योगात्मक रूप हो गया। हित प्लस उपदेश की बात करें तो ता में आ लगा हुआ है, उपदेश में ऊ लगा हुआ है। संधि प्रकरण में एक संधि है हमारी गुण संधि, जिसमें नियम बनता है हमारा आद गुड़, और आद गुड़ नियम की बात करेंगे तो आके परे ऊ हो तो ओ हो जाता है साथियों। इस तरीके से पद बन जाता है हमारा हितोपदेश। और हितोपदेश पद यदि हमारा बन जाता है तो ये हितोपदेश पद यहां हित प्लस उपदेश में लिखा हुआ था और यहां संश्लिष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है वो किसकी प्रक्रिया है? विच्छेद की। ये प्रक्रिया किसकी है? विच्छेद की। और ये प्रक्रिया किसकी है साथियों? संधि की। तो याद रखना, जब आपके विच्छेद वाले पद संधि के रूप में लिखे जाएं तो वो भाषा कैसी भाषा होती है? संश्लिष्ट भाषा या योगात्मक भाषा। एक तरीका तो ये हो गया इसको सीखने का। दूसरा तरीका और आपके लिए रखता हूं, देखिए दूसरा तरीका क्या है। जैसे मान के चलिए कि मेरा स्वयं का नाम है, मान के चलिए मुकेश। अब इस मुकेश शब्द को हम देखें तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है साथियों? मां अक्षर है, ऊ स्वर है, का अक्षर है, ए स्वर है, सा अक्षर है और आ स्वर है। अक्षर जिनको नाम दे रहा हूं उनका नाम व्यंजन भी होता है, ध्यान रखना। अक्षर में स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। और कौन कौन से व्यंजनों को अक्षर कह सकते हैं आप, कौन कौन से स्वरों को अक्षर कह सकते हैं, इसकी बात हम वर्ण विचार के अंतर्गत करेंगे मित्रों। तो फिलहाल आप ये समझिए कि मां ऊ का ए स आ, एक तो तरीका ये हो गया इसको पढ़ने का, और एक तरीका हो गया मुकेश। मित्रों मां ऊ का ए स आ, जब हमने इसको जोड़ा तो मां में ऊ की मात्रा लगाई तो मुंह बना, का में ए को जोड़ा तो के बना, और सा में आ को जोड़ा तो क्या बना? सा बना। अब ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को प्लस के चिन्ह से हम लोग संश्लिष्ट करेंगे, और संश्लिष्ट करेंगे तो पद बन के कौन आएगा साथियों? मुकेश पद बन के आएगा। तो याद रखना, संस्कृत भाषा कैसी भाषा है साथियों? संश्लिष्ट भाषा है। बात करें तो योगात्मक भाषा है। प्रश्न बन के आता है शिक्षण का कि बहुरूपीय भाषा परिवार से संस्कृत भाषा का स्वरूप कैसा प्राप्त हुआ है? तो योगात्मक स्वरूप प्राप्त हुआ है, संश्लिष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ है। आगे बात करता हूं। अब मेरे सामने एक सवाल और आता है सर, वो सवाल क्या है कि देखिए जैसे मैं रख दूं क्वेश्चन एक बनता है हमारा शिक्षण का कि निम्न में कौन सी भाषा संश्लिष्ट नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है कौन सी भाषा संश्लिष्ट नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है, मान के चलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। यदि संस्कृत में बात करूं तो कौन सी भाषा, मतलब कस्या भाषा स्वरूप संश्लिष्ट नास्ति, ऐसे सवाल हमारा बन जाता है। कस्या भाषाया स्वरूप संश्लिष्ट नास्ति, किस भाषा का स्वरूप संश्लिष्ट नहीं है। ऑप्शन में देखिए साथियों, हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए और बी, सी और डी, चार ऑप्शन आ गए। ए में दे दिया अंग्रेजी, ए में दे दिया आपका अंग्रेजी, बी में दे दिया हिंदी, सी में दे दिया संस्कृत, और यहां दे दिया डी में चीनी। बताओ मित्रों सही जवाब क्या होगा? सही जवाब की तो अपेक्षा आप लोग मुझसे करेंगे और मैं जवाब आपको देने वाला हूं साथियों। तो देखिए पहले अंग्रेजी की बात कर लेता हूं। अंग्रेजी जो भाषा है, क्योंकि बात तो भाषा के बारे में चल रही है ना, तो अंग्रेजी जो भाषा है
उसमें आपको दिमाग लगाना है क्या कि अंग्रेजी शब्द जो है वो जो भी आता है अंग्रेजी का कोई भी शब्द हम लेते हैं, जैसे एजुकेशन ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, या फिर कुछ भी सवाल हम आपके बीच में रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो चिपका हुआ होता है। उसमें वोवल और कंसोनेंट दोनों आपस में जुड़ के किसी शब्द की रचना करते हैं। हिंदी में भी बात करें तो स्वर और व्यंजन मिला के किसी शब्द समूह को बनाते हैं। संस्कृत में भी आपके सामने क्लियर है, लेकिन चीनी भाषा इसका अपवाद है। बात करें तो चीनी भाषा संश्लिष्ट भाषा नहीं है, वो अयोगात्मक भाषा है। इसका जवाब मैं आपके सामने आगे देने वाला हूं। देखिए, जैसे चीनी भाषा में क्या होता है, देखिए साथियों, चीनी में मैं बात करूं तो कोई भी चीज जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है POWER लिखा हुआ है अंग्रेजी में, मान के चलिए, तो ये POWER जो है ना वो यहां पे POWER इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे हम बात करें हिंदी में, मान के चलिए शब्द लिखा हुआ है आशुतोष, ऐसे करके लिखा हमने, तो वो चीनी में कैसे लिखा जाएगा, आ सा उ ता ओ सा आ। तो ये जो स्वरूप है साथियों, वो स्वरूप आपका निश्चित रूप से कैसा है, अयोगात्मक स्वरूप है। और अयोगात्मक अगर सवाल हमारे बीच में रखा जाता है तो अयोगात्मक में हमारे लिए जवाब जो हो जाएगा वो कौन सी भाषा हो जाएगा, जवाब चीनी भाषा हो जाएगा। यानी चीनी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जो अयोगात्मक है। अब ये भाषा के संबंध में जो सामान्य जानकारी थी वो लगभग पूरी हुई। अब सवाल हमारा बनता है कि संस्कृत भाषा की प्रकृति कैसी है। संस्कृत भाषा की प्रकृति कैसी है, प्रकृति आपको पता चल गया कि योगात्मक है। सवाल बन जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। क्वेश्चन बन जाता है हमारा, विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का। अगर मान के चलिए प्राचीनतम शब्द नहीं आया और शब्द आ जाए अर्वाचीन, तो आप गलत मत कर देना। अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है साथियों, और प्राचीनतम का मतलब क्या होता है, सबसे प्राचीन। तो ऑप्शन में आ गया, मान के चलिए हिंदी, जापानी, रसिया और संस्कृत। तो मित्रों जवाब हमारा क्या आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा यदि प्राचीनतम भाषा है तो इस भाषा को आदि भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस भाषा को देववाणी कहा जाता है। इस भाषा को सुरवाणी की संज्ञा भी दी जाती है। साथियों सवाल बहुत अच्छा है कि यदि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा के उपनाम कौन कौन से हैं, आदि भाषा है, देववाणी है, सुरवाणी है। आदि भाषा से मतलब क्या हो गया कि आदि का मतलब सबसे प्रारंभ की भाषा जो है, यानी कि ऋषि मुनि देवता जो भी हमारे हुए 33 कोटि देवी देवता हमारे माने गए सनातन संस्कृति में साथियों, तो 33 कोटि देवी देवताओं के आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा। क्योंकि सृष्टि सृजन के समय सबसे पहले देवता तो आविर्भूत हुए थे। महर्षि मनु और श्रद्धा के द्वारा जो पृथ्वी पर मानव प्रजाति का उद्भव किया गया है साथियों, तो उस मानव प्रजाति से पहले जो देवताओं का निवास स्थान था ये धरती और स्वर्ग जो भी था, वहां पर जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी आम बोलचाल के रूप में, वो भाषा आपकी कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा। इसलिए उसका नाम देववाणी भी रखा गया है, सुरवाणी भी रखा गया है। ये इसके उपनाम हो गए साथियों। कौन से नाम हो गए इसके, उपनाम हो गए। और उपनामों में आप इनका वर्णन विवेचन दिमाग में रख सकते हैं कि ये आदि भाषा भी है, देववाणी भी है, सुरवाणी भी है। इसका जवाब आप लोग क्रिएटिव रख सकते हैं। साथियों आगे देखिए,
अब हमारे सामने मेनली बात आती है कि यदि कोई भाषा अपने मौलिक स्वरूप में है तो वो भाषा सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले वो क्या थी? ध्वनि। उसके बाद वो बोली थी, उसके बाद वो भाषा बनी है। और यदि वो लास्ट में आके भाषा बनी है तो भाषा का जो स्वरूप है वो क्या है? भाषा का स्वरूप साथियों, भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा का अपना साहित्य होता है, कोई भी भाषा जब अपने मौलिक स्वरूप में आती है तो सबसे पहले उसके व्याकरण की जरूरत पड़ती है, तत्पश्चात उसके साहित्य की जरूरत पड़ती है। और व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा का प्रवेश द्वार माना गया, ध्यान रखना। व्याकरण को क्या नाम दिया जाता है? प्रवेश द्वार का नाम दिया जाता है। यानी भाषा के अंदर यदि हमको प्रवेश करना है तो उसके व्याकरण रूपी दरवाजे से हमको गुजरना पड़ेगा। साहित्य की बात हमें करनी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्या है? व्याकरण है। और तत्पश्चात हम लोग शिक्षण विधियों की बात करेंगे तो ये अलग विषय है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। अब हमें सीखना क्या क्या है इस भाषा में? इस भाषा में व्याकरण को सीखना है और शिक्षण विधियों को सीखना है। क्या नहीं सीखना? साहित्य नहीं सीखना है। मित्रों, साहित्य की चर्चा नहीं करनी है हमको। व्याकरण क्या है, शिक्षण विधियां क्या हैं, इस बात को लेके हम आगे की क्लास में जानकारी देने वाले हैं साथियों आपको। और अगली क्लास में आप लोग विस्तृत चर्चा करेंगे व्याकरण के बारे में और व्याकरण का पूरा परिचय कराते हुए इसके प्रारंभ में किन किन मुनियों ने व्याकरण को रचने का प्रावधान किया था, कौन कौन से मुनि ऐसे थे जिन्होंने व्याकरण की उत्पत्ति करी थी, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, क्या था, ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में लेके आने वाले हैं। तब तक देखते रहिए